आदमी आप अगर देखें तो दुखी है। युवा दुखी हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वहाँ लोगों में डर है कि उनकी ज़मीनें अब उनके हाथ में नहीं हैं। सोनम वांगचुक आज जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो चीज उत्तराखंड से छीनी जा चुकी है। वो चीज जो अगर आज लागू होती तो शायद उत्तराखंड हिमाचल से काफी आगे रहता। शायद जिस पलायन का दंश आज उत्तराखंड झेल रहा है उसका कभी सवाल भी नहीं उठता। भूतिया गांव में तब्दील हो चुका उत्तराखंड भी आज दूसरे पहाड़ी राज्यों की तरह ही आबाद रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमसे वो छीन लिया गया था जो उत्तराखंड को विकसित बनाने की ताकत रखता, और वो था 5th शेड्यूल। जी हाँ, जिस तरह सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, उसी तरह का 5th शेड्यूल कभी उत्तराखंड में लागू था। अब 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल दोनों ही कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अब उत्तराखंड में फिर 5th शेड्यूल को लागू करने की मांग उठाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि अगर 5th शेड्यूल लागू होता है तो मूल निवास और भू कानून जैसी मांगें अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जरूरी है कि हम 5th शेड्यूल को समझें। क्या है ये 5th शेड्यूल? 5th शेड्यूल जब उत्तराखंड में लागू था तो इसे हटाया क्यों गया, और जब हटाया गया तो अब फिर क्यों इसे लागू करने की मांग उठाई जा रही है? कैसे उत्तराखंड की 5th शेड्यूल की मांग सोनम वांगचुक के 6th शेड्यूल की मांग से जुड़ता है? विश्लेषण के इस एपिसोड में हम आपको 5th शेड्यूल से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तराखंड के लिए अब 5th शेड्यूल को लागू करना पॉसिबल भी है, किस आधार पर इस पहाड़ी राज्य में 5th शेड्यूल की मांग की जा रही है, और अगर ये मौजूदा दौर में लागू हो भी जाता है तो कैसे ये बंजर हो रहे उत्तराखंड को आबाद कर सकता है। इस एपिसोड में देखिए उत्तराखंड में 5th शेड्यूल की मांग का संपूर्ण विश्लेषण। उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून के लिए आंदोलन अभी थमा भी नहीं है कि एक और आंदोलन पकना शुरू हो गया है, और ये आंदोलन है उत्तराखंड के लिए 5th शेड्यूल की मांग। एक तरफ जहां मूल निवास और भू कानून का आंदोलन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहा है, तो दूसरी तरफ 5th शेड्यूल के लिए आंदोलन की जमीन उत्तराखंड एकता मंच जैसे कुछ संगठन तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब पहले से ही मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन चल रहा है तो फिर एक नए आंदोलन की तैयारी क्यों? क्या मूल निवास और भू कानून ही हमारे लिए काफी नहीं है? तो 5th शेड्यूल के लिए आंदोलन करने वालों का कहना है कि अगर 5th शेड्यूल उत्तराखंड को मिल जाता है तो ये मांगें अपने आप ही उसमें शामिल हो जाएंगी। उनका कहना है कि 5th शेड्यूल के बलबूते हम अपने जल, जंगल और जमीन को बचा सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? और ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि 5th शेड्यूल आखिर है क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 2 शेड्यूल यानी अनुसूचियां शामिल हैं। एक वो जिसकी मांग सोनम वांगचुक कर रहे हैं यानी कि 6th शेड्यूल, और एक 5th शेड्यूल है। दोनों ही अनुसूचियों का संबंध देश के विशेष क्षेत्रों और जनजातीय यानी शेड्यूल ट्राइबल वाले इलाकों की शासन व्यवस्था से है। दोनों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों को देश के दूसरे राज्यों की तरह विकसित होने के लिए समान मौके देना और इन क्षेत्रों की विशेष संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को रक्षा प्रदान करना है। लेकिन इसके बावजूद दोनों में एक बुनियादी फर्क है। बात करें 6th शेड्यूल की तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का प्रावधान है। हर ऑटोनोमस जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल बनाई जाती है।
इस काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का अधिकार है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी यानी जनजाति या शेड्यूल ट्राइब है, तो देश के दूसरे राज्यों के जिन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है उन्हें 5th शेड्यूल में शामिल किया गया है। यानी कि 5th शेड्यूल में अलग अलग राज्यों के वो क्षेत्र आते हैं जहां शेड्यूल ट्राइबल्स की जनसंख्या कम से कम 50% है, लेकिन वो 6th शेड्यूल में शामिल नहीं हैं। मौजूदा वक्त में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत ये सारे स्टेट्स हैं जिनके कुछ क्षेत्र इस अनुसूची में शामिल होते हैं। 6th शेड्यूल की तरह ही ये अनुसूची इन क्षेत्रों के प्रशासन, विकास और जनजातीय संस्कृति व अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रावधानों का प्रबंधन करती है। हालांकि जहां 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस काउंसिल को कई विषयों पर कानून और नियम बनाने का अधिकार है, वहीं 5th शेड्यूल में संसद से पास किए गए नियमों और कानूनों को इस क्षेत्र में लागू करना या उनमें बदलाव करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो ये है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बीच बेसिक डिफरेंस। और सोनम वांगचुक 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वहां के लोगों को अपने क्षेत्र को लेकर फैसले लेने का अधिकार मिले। लेकिन फिर उत्तराखंड क्यों लद्दाख की तरह ही 6th शेड्यूल की मांग नहीं कर रहा? इसका एक जाहिर सा कारण ये हो सकता है क्योंकि 6th शेड्यूल में बहुत ही सीमित राज्य रखे गए हैं जिनका भूगोल और परिस्थितियां काफी ज्यादा भिन्न हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उत्तराखंड में पहले ही 5th शेड्यूल लागू था और इस तरह 5th शेड्यूल की डिमांड करने के लिए पहले ही आंदोलनकारियों के पास एक जमीन तैयार है। यानी कि वो तर्क रख सकते हैं कि जहां पहले 5th शेड्यूल लागू था उसे वापस लाया जाए, ना कि नए सिरे से उसे लागू किया जाए। खैर, क्या उत्तराखंड 5th शेड्यूल में शामिल होने की शर्तों को पूरा करता है या नहीं, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्यों उत्तराखंड में 5th शेड्यूल को लागू करने की मांग उठाई जा रही है। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड कुछ ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है जिनका समाधान अलग राज्य के बनने के बाद से अब तक नहीं निकल पाया है। लगातार बढ़ता पलायन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। पहाड़ी क्षेत्र में 1000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो भूतिया हो चुके हैं। पहाड़ों में लचर शिक्षा व्यवस्था और अस्वस्थ स्वास्थ्य व्यवस्था के कई नमूने हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। पहाड़ की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा होने का खतरा पैदा हो गया है और यही हालात रहे तो राज्य के शहरी भागों को छोड़कर पहाड़ खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें पलायन को रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रही, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं और उत्तराखंड की इसी सूरत को बदलने के लिए यहाँ 5th शेड्यूल लागू करने की मांग उठाई जा रही है। इस मुद्दे पर आंदोलन खड़ा कर रहे उत्तराखंड एकता मंच का दावा है कि राज्य के ये सभी हालात 5th शेड्यूल लागू होने से बदल सकते हैं और इनका कहना है कि इससे पहाड़ में पलायन अगर 0 नहीं हुआ तो कम से कम जरूर होगा, रोजगार बढ़ेगा और यहाँ के जल, जंगल और जमीनों की भी रक्षा हो सकेगी। और ये बात गलत भी नहीं है। दरअसल 5th शेड्यूल सिर्फ संबंधित क्षेत्र के लिए अलग नीतियां बनाने का अधिकार नहीं देता, ये इससे काफी ज्यादा बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट ने समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, जंगल और आदिवासियों की जमीन को किसी नॉन ट्राइबल यानी गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का होगा। क्योंकि 5th शेड्यूल में शामिल क्षेत्रों के लिए राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं, ऐसे में अगर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून पास करती है जो इन क्षेत्रों के हितों का उल्लंघन करता है तो राज्यपाल विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून को यहाँ लागू न करने का फैसला ले सकते हैं। इससे ये क्षेत्र राज्य सरकारों के उन फैसलों से बच सकते हैं जो वोटों की राजनीति को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। दूसरा,
5th शेड्यूल में शामिल क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इस परिषद का काम होता है कि वो राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में सलाह दे। ये परिषद क्षेत्र की अलग अलग चुनौतियों से राज्यपाल को अवगत कराती है और फिर राज्यपाल उस आधार पर ऐसी नीतियां और नियम लागू करवाते हैं जिससे यहाँ के हालात सुधर सकें। उत्तराखंड में यह परिषद सबसे फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि यह परिषद पहाड़ में पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को लेकर नीतियां बनाने में मदद कर सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के यूथ को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 7.5% के आरक्षण का फायदा भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटे तौर पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के अलावा हिमाचल समेत सभी पहाड़ी राज्यों के कहीं पूरे तो कहीं आधे क्षेत्र में 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर धारा 370 की वजह से इससे बाहर थे। जानकारों का कहना है कि अगर उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो ये पहाड़ के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। उनका कहना है कि आज जिस तरह से उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन हो रहा है उस पर लगाम लग सकेगी। यानी कि उत्तराखंड के कई रोगों की दवा है 5th शेड्यूल, वो 5th शेड्यूल जो यहाँ पर कभी लागू था। जी हाँ, उत्तराखंड में 5th शेड्यूल पहले से लागू था, लेकिन सरकारों की मेहरबानी रही कि इसे हटा दिया गया। ब्रिटिश राज से लेकर नवंबर 2000 तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। यानी कि इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता था। जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ की जरूरतों और हालातों के आधार पर इस क्षेत्र को ट्राइब स्टेटस दिया हुआ था। इस क्षेत्र में जमीन खरीद फरोख्त से लेकर दूसरे नियम बाकी ब्रिटिश इंडिया से काफी अलग थे और काफी सख्त भी थे। 1931 में भी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यूपी के पहाड़ी जिलों यानी आज के उत्तराखंड को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 1874 के तहत रखा हुआ था। कुल मिलाकर उत्तराखंड को ब्रिटिश सरकार में वही अधिकार मिले थे जो आज की संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में शामिल हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पहले उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि यहाँ पर इतने संसाधन नहीं हैं कि इसे अलग राज्य करार दिया जाए। लेकिन बाद में इससे ट्राइबल एरिया का तमगा भी छीन लिया गया, जो इसीलिए लागू किया गया था क्योंकि यहाँ पर संसाधन कम थे। 1972 में यूपी के पर्वतीय क्षेत्र को 5वीं अनुसूची से हटा दिया गया, लेकिन आरक्षण की कुछ व्यवस्था जरूर बनाए रखी गई। इस व्यवस्था के तहत चिकित्सा और शिक्षा में प्रवेश पर आरक्षण को बनाए रखा गया। लेकिन तत्कालीन यूपी सरकार को यह भी रास नहीं आया और 1996 में चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश संबंधी ये सभी प्रावधान खत्म कर दिए गए और इन्हें हटाने का परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। इस तरह यहाँ के संसाधनों, लोगों और संस्कृतियों की रक्षा करने वाला 5th शेड्यूल हटा दिया गया। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि जौनसार, बावर और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों को ट्राइबल यानी जनजाति का दर्जा हासिल है। हालांकि ये क्षेत्र 5th शेड्यूल में शामिल नहीं है। यानी कि जनजाति होने के नाते उन्हें जो आरक्षण मिलने चाहिए वो मिलते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए 5th शेड्यूल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। आसान भाषा में समझें तो जो ट्राइब का स्टेटस है वो लोगों को मिलता है और जो 5th शेड्यूल यानी ट्राइबल एरिया का स्टेटस है वो पूरे क्षेत्र को मिलता है। खैर, ये तो समझ लिया कि जहां पर आदिवासी यानी जनजातीय जनसंख्या ज्यादा होगी उसी क्षेत्र में 5th शेड्यूल लागू हो सकता है। लेकिन क्या उत्तराखंड 5th शेड्यूल में शामिल होने की शर्तें पूरी भी करता है? आइए जवाब जानते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में उत्तराखंड शामिल हो सकता है या नहीं, इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा जब आप इसमें शामिल होने की शर्तों को जानेंगे। पहले शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन यानी देहबर कमेटी ने कुछ शर्तें तय की हैं। इनके मुताबिक 5th शेड्यूल में शामिल होने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र की कम से कम 50% जनसंख्या ट्राइबल यानी जनजातीय हो, क्षेत्र काफी अविकसित यानी अंडर डेवलप्ड हो और इस संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में काफी ज्यादा आर्थिक विषमताएं हों। इन शर्तों पर उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र काफी हद तक फिट बैठता है।
फिर बात आती है कि उत्तराखंड में कहां शेड्यूल ट्राइब या जनजाति है। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब की कोई तय परिभाषा संविधान में नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और गवर्नर का रोल आता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 देश के राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो भौगोलिक या फिर अन्य परिस्थितियों के आधार पर किसी भी राज्य को ट्राइबल यानी जनजातीय स्टेट घोषित कर सकते हैं। अगर परिभाषा से चले तो ये साफ है कि किसी भी क्षेत्र में अगर वहां के आदिम यानी मूल निवासी कम से कम 50% हैं और वहां की परिस्थितियां तय नियमानुसार खराब हैं तो वहां 5वीं अनुसूची का नियम लागू किया जा सकता है। इस आंदोलन को चलाने वालों का कहना है कि उत्तराखंड की ज्यादातर जनसंख्या खस जनजाति से नाता रखती है, जिनकी जनसंख्या यहाँ पर 50% से काफी ज्यादा है। यानी कि उत्तराखंड 5th शेड्यूल में लागू होने की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब ये राज्य सरकार पर है कि वो राज्य को 5वें शेड्यूल में शामिल करना चाहती है या नहीं, क्योंकि प्रस्ताव राज्य सरकार को ही केंद्र को भेजना होगा। अगर जवाब हाँ है तो उसे केंद्र सरकार तक इसका प्रस्ताव लेकर जाना होगा और वो कमियां राज्य की गिनानी होंगी जिसके आधार पर इसे 5वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकेगा। लेकिन क्या सरकारें ऐसा करेंगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी बहस का निष्कर्ष जान लेते हैं। जिस तरह सोनम वांगचुक 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, उसी तरह उत्तराखंड 5वीं अनुसूची की मांग कर रहा है। सोनम का कहना है कि लद्दाख के पर्यावरण और उसके परिवेश को बचाने के लिए 6th शेड्यूल जरूरी है। उसी तरह उत्तराखंड भी उन सभी बॉक्सेस को टिक करता है जो 5वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जरूरी हैं। यहाँ पर यह बात जरूर कही जा सकती है कि पूरे उत्तराखंड को 5th शेड्यूल शायद ना मिले, लेकिन उन क्षेत्रों को 5th शेड्यूल का दर्जा दिया जा सकता है जहां स्थितियां बदतर हैं, जैसे कि यहां का पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम कब उठाया जाता है ये अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए कवायद राज्य सरकार को ही करनी होगी। और अगर राज्य सरकार कवायद नहीं करती है तो मूल निवास भू कानून के बाद एक और आंदोलन पक रहा है जो सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जैसे लद्दाख में सोनम वांगचुक ने एक आंदोलन खड़ा किया है, वैसे ही उत्तराखंड में एक आंदोलन पकता हुआ नजर आता है। खैर, 5वीं अनुसूची में भी कई कमियां हैं, ये परफेक्ट नहीं है। इसमें शामिल मौजूदा क्षेत्रों में भी जनजातियों के उत्पीड़न की कई खबरें आती रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 5वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद उत्तराखंड की सभी समस्याओं का रामबाण इलाज मिल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इससे विकराल होती पलायन जैसी चुनौतियां शिथिल जरूर पड़ सकती हैं। कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि 5वीं अनुसूची में उत्तराखंड को शामिल करने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारें जल्द सुनती नहीं हैं। अभी चंद कोनों पर ही इस मुद्दे की सुगबुगाहट है और ये आंदोलन का रूप कब और कैसे लेता है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तब तक आप राज्य में चल रहे मूल निवास और भू कानून के इस मुद्दे को अच्छे से समझ लीजिए और इसमें हमारी ये रिपोर्ट आपकी मदद करेंगी। जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर 5वीं अनुसूची को लेकर अपने विचार रखिएगा। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड को 5th शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है और क्या इसकी जरूरत भी है? जरूर बताएं और साथ ही इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।